गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर मैंने होमवर्क दिया था कुछ, और होमवर्क क्या था कि बुकलेट के कुछ मैंने एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में 4 सेक्शंस ABCD होमवर्क के लिए दिए थे, और DPP 9 ये तुम्हारा होमवर्क है जो अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो बुकलेट में तुम लोगों ने जो डाउट पूछे हैं, आई थिंक जो डाउट तुम लोगों ने पूछे वो सारे के सारे मैंने लिख लिए हैं, और सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तुम्हारे पास सेक्शन पार्ट 2 सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पूछा क्या है, देखो चार्ज ऑन, क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 3+ के 1 ग्राम आयंस के ऊपर चार्ज पूछा है, बराबर है कि नहीं? ओके, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो यहां पर ध्यान से देखिए, जो चार्ज आएगा, अब यहां पर 1 ग्राम जो आयन लिखा है इसका मतलब क्या है बेटा? कभी भी याद करो, मैंने बताया था कभी भी ग्राम आयन लिखा हो, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है? मोल, बराबर है कि नहीं? तो यहां पर पूछा है बेसिकली 1 मोल एल्यूमिनियम +3 के ऊपर चार्ज, बराबर है कि नहीं? अब 1 मोल के अंदर क्या, 1 मोल के अंदर कितने तुम्हारे पास इसके एल्यूमिनियम +3 के आयंस होंगे? Na नंबर ऑफ Na एल्यूमिनियम +3 आयंस प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? 1 मोल एल्यूमिनियम +3 के अंदर, बराबर है कि नहीं? चलिए, पूछा क्या है? चार्ज। यहां पर चार्ज ऑन 1 एल्यूमिनियम +3 वो कितना है बेटा? 3 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक एल्यूमिनियम +3 के ऊपर चार्ज है, लेकिन हमारे पास टोटल एल्यूमिनियम +3 कितने हैं? Na। तो Na के ऊपर तुम्हारे वो कितने हो जाएंगे बेटा? 3 इंटू Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहां पर ये क्या दिया है? इसको वैल्यू को दिया है E, मतलब तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 इंटू Na इंटू E कूलम। आसान क्वेश्चन था, बराबर है? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? जो भी ऑप्शन आएगा तुम्हारा मैच कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था तुम्हारे पास सबसे पहला क्वेश्चन A3। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन A5 की। देखिए A5 क्वेश्चन क्या है, ये था A3। अब बात करते हैं A5 का। देखिए ध्यान से, क्या बोला है? ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स CO2 एंड कौन? N2O। CO2 और N2O प्रेजेंट है। किस, यहां पर जो मास रेशियो दिया है वो दिया है 2:5। ये क्या दिया है? मास रेशियो। क्या दिया है बेटा? मास रेशियो। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड N2O, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है। बेटा अगर मास का रेशियो पूछा है, मॉलिक्यूल्स का निकालना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोल्स निकालना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो इस रेशियो को मैं कैसे समझ सकता हूं कि 2/5 का मतलब क्या है कि 2 ग्राम CO2 एंड 5 ग्राम N2O, बराबर है कि नहीं? चलिए देखिए, दोनों का अगर मेरे पास मास पता है तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स के लिए हमको दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट GMM वो कितना आएगा? CO2 के लिए कितना होता है बेटा? 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं निकालूं किसके लिए बेटा? तुम्हारे पास N2O के लिए वो कितना आएगा? 2 इंटू 14 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा बेटा? 28 प्लस 16 मीन्स 44 ग्राम। ध्यान से देखो, दोनों का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट जो है
वो क्या है, सेम है, बराबर है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो यहां पर इनके जो मोल्स का रेशियो आएगा, जो मोल्स का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी होगा। क्यों, मोल्स को क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर रेशियो है तो Na से Na कट जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर सबसे पहले मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे बेटा, 2/44। अगर मोल्स निकालोगे किसके, N2O के, वो कितना है, उसका मास कितना है 5 अपॉन उसका भी मॉलिक्यूलर मास कितना 44। अगर मेरे पास मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना है, Na से मल्टीप्लाई करना है, और पूछा क्या है, इन्हीं का रेशियो। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O, उसका रेशियो कितना आएगा बेटा, 2/44 इंटू Na डिवाइडेड बाय 5/44 इंटू Na। देखिए Na से Na कैंसिल हो गया, 44 से 44 कैंसिल हो गया, जो रेशियो आया वो कितना आया, 2:5। मतलब जो मास का रेशियो था और जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो है यहां पर, वो दोनों क्या है, सेम है। समझे कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, सेम आ गया। समझे कि नहीं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अब बात करते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर B3। चलिए काम करो, इसको फटाफट नोट करो, ऊपर में सॉल्व करते हैं B3 को। क्वेश्चन B3 क्या है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या बेटा है, तुम्हारे पास वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका मास कितना दिया है, 3 ग्राम। ओके, क्वेश्चन में आगे क्या लैंग्वेज दिया है, ऑन कंबसन। कंबसन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना, ठीक है, लिखा भी है इसने, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, उससे क्या बन रहा है, प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है और वाटर बना रहा है। 8.8 ग्राम CO2 एंड 5.4 ग्राम H2O। कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है ये, इस चीज को बताना है, ध्यान से देखना। यहां पर बेटा एक चीज में अगर ध्यान से देखूं, जो प्रोडक्ट के अंदर कार्बन और जो हाइड्रोजन आया, क्या, जो प्रोडक्ट में ये कार्बन आया है और ये जो हाइड्रोजन आया, ये कहां से आया, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर से। यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट, कि तुम्हारे पास जो कार्बन और जो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट के अंदर, वो कहां से आया, हाइड्रोकार्बन से। मतलब यहां पर कार्बन और जो हाइड्रोजन है, जो भी प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन के अंदर, उसका मास कितना है, 3 ग्राम। एक काम करते हैं, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। देखना ध्यान से, CO2 के लिए पहले निकालता हूं बेटा। CO2 के अंदर 44 ग्राम CO2 में, मतलब 1 मोल CO2, उसमें कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम, बराबर है कि नहीं। 44 ग्राम CO2 के अंदर कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो 1 ग्राम CO2 के अंदर कार्बन का मास कितना होगा बेटा, 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन। CO2 का मास कितना है, 8.8। तो 8.8 ग्राम CO2 will contain how many gram of carbon, 12/44 into 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 44 2 जा 88, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2.4 ग्राम कार्बन, ठीक है, बराबर है कि नहीं। चलिए, ये तो हो गया मेरे पास कार्बन के लिए। अगर मैं वाटर के लिए निकालूं तो एक काम करते हैं, इधर ही निकाल देते हैं। H2O के केस में मैं क्या लिखूंगा कि 18 ग्राम H2O, मतलब 1 मोल H2O, उसके अंदर हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है कि नहीं। तो 1 ग्राम H2O will contain how many gram of hydrogen, it will contain 2/18 gram of hydrogen. Now the mass of H2O produced is 5.4 gram. Then in 5.4 gram of H2O, mass of hydrogen will be
2/18 इंटू 5.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नाउ सॉल्व इट। 18 3 जा 54, तो इसको सोल्व करोगे ये कितना आया 0.6 ग्राम हाइड्रोजन, बराबर है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, CO2 में कार्बन का मास कितना 2.4 ग्राम और H2O में हाइड्रोजन का मास कितना 0.6 ग्राम। यहां से कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास जो है इस दोनों को ऐड करो तो 2.4 प्लस 0.6 क्या कार्बन प्लस हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना 2.4 प्लस 0.6, तो कितना आ गया 3 ग्राम। इनिशियली हाइड्रोकार्बन का मास कितना था, कितने लेकर चले थे हम लोग 3 ग्राम। फाइनली कार्बन और हाइड्रोजन का मास अभी भी कितना है 3 ग्राम। इसका मतलब कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझे कि नहीं। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना था कि इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन है और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कहां से आया होगा, हाइड्रोकार्बन से, समझे कि नहीं। और फिर तुम आइडेंटिफाई कर लो कि कार्बन का मास कितना है, यहां पर हाइड्रोजन का मास, जिस तरीके से मैंने सोल्व किया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट नोट करिए इसको। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो और भी आसान है। चलिए देखिए B5, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। B5 क्या है कि बेटा बोरॉन, एक तुम्हारे पास इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। आई थिंक ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। इनका परसेंटेज अबंडेंस दिया है इसका 19% और जो बाकी का परसेंटेज है वो कितना है 81%। बोरॉन 11 का परसेंटेज दिया है। पूछा क्या है, द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर फॉर बोरॉन, हाँ क्या पूछा है, बोरॉन का कितना एटॉमिक मास अपीयर होना चाहिए। तो ये क्या है, बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं, तो जो एटॉमिक मास हमको पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिलता है वो कौन सा एटॉमिक मास देखने को मिलता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ इट्स आइसोटोप्स। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास वुड बी m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, हाँ है ना। चलिए सोल्व करते हैं। m1 यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 10 इंटू उसका परसेंटेज इज 19 प्लस दूसरा बोरॉन का मास कितना 11 इंटू उसका परसेंटेज 81 अपॉन टोटल 19 प्लस 81 इट वुड बी 100। तो यहां से सोल्व करो, यहां से जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, और वही तुमको बोरॉन का पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां से आगे फर्दर कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं D1 पे। D1 क्या है, क्वेश्चन नंबर D1 क्या बोला है, 12 ग्राम ऑफ एन एल्केलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज। आसान क्वेश्चन है। क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर। कैसा है नहीं पता, ये लीजिए मान लेते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन है, M है, बराबर है कि नहीं। एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन, M। इट्स नाइट्राइड मतलब क्या, नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवाया, मैंने बताया था क्वेश्चंस के अंदर, जब प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन में हो सकता है कि तुमको डायरेक्टली इक्वेशन दी जाए, वरना तुमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर इक्वेशन दिया नहीं है, तो उसके लिए इक्वेशन हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से राइट करना पड़ेगा। क्या दिया है, 12 ग्राम M से एल्केलाइन अर्थ मेटल से कितना क्या बन रहा है, नाइट्राइड। नाइट्राइड कैसा बनेगा इसका, M3N2। अब ये मेरे को कैसे पता चला M3N2 इसका नाइट्राइड बनेगा, ध्यान से सुनना। इनकी वैलेंसी से हमको पता चला बेटा, M जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जो सेकंड तुम्हारे पास जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, जो तुम्हारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, बराबर है कि नहीं। बेटा मांगे कार स्कूटर, तो तुम लोगों ने शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा पीरियोडिक में।
तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंसी कितना होता है 2। यहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसका वैलेंसी है 2। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला बन गया M3N2। तो ये फॉर्मूला उसी हिसाब से बना। थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ये लीजिए क्या बना 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड। पूछा क्या है एटॉमिक वेट, आसान है। क्या करो बेटा, सबसे पहले यहां पर इससे क्या करो, देखो एक चीज का इंफॉर्मेशन दिया है, 2 रिएक्टेंट से एक का इंफॉर्मेशन दिया, तो इसी से तुम क्या करो इसका प्रोडक्ट डिसाइड करो। यहां पर M का एटॉमिक मास नहीं पता, वही निकालना है। मान लेते हैं कितना है, कुछ भी मान लेते हैं, MW है मान लो। तो ये क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। मास को मैंने क्या कर दिया मॉलिक्यूलर मास से या फिर इसके एटॉमिक मास से मैंने डिवाइड कर दिया। क्या पूछा इसने, एटॉमिक मास ही पूछा है, तो एटॉमिक वेट से, ये लीजिए एटॉमिक वेट से मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास मोल्स। इसके 3 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं 1 मोल, तो इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे बेटा 1/3 मोल्स। मोल्स कितने हैं इसके 12 अपॉन इट्स एटॉमिक वेट बराबर है। ये क्या आ गए उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्या करो, किसके मोल्स आ गई है M3N2 के, बराबर है कि नहीं। इसको क्या करें, इस M3N2 के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करें। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 3 इंटू ए का एटॉमिक वेट प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना 14। ये जो मास है वो ये क्या आ गया, मास आ गया किसका M3N2 का, और मास कितना बना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 14.8। इसको 14.8 के बराबर कर दो। यहां पर एक अननोन है एटॉमिक वेट और वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए, काफी कैलकुलेशन आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था कि तुमको रिएक्शन दिया हुआ नहीं था, रिएक्शन खुद से राइट करना था, और यहां पर इसका एटॉमिक वेट पूछा है। सिंपल क्या करना है, जो मास दिया है उसको क्या करो उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया मोल्स, और सिंपल बैलेंस करके M3 मोल से 1 मोल बनता है, इसके इतने मोल्स से कितने मोल बनेंगे इतने मोल्स, बराबर है कि नहीं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। यहां पर इसका मास दिया हुआ है, तो मास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोल्स से मास कैसे निकालेंगे, जब इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एटॉमिक वेट कितना 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको सोल्व करोगे वो किसके बराबर कर दिया 14.8। तो यहां से एटॉमिक वेट अननोन है, उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी काफी बच्चे जनरली डाउट पूछते ही हैं इसमें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डाउट पूछ करके बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है तुम लोगों ने। व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइजेज, रिएक्शन दिया हुआ बेटा क्या NC2H4, देखो NC2H4 उससे क्या बन रहा है C2H4 होल N। ओके 100 ग्राम ये है, ओके इसके 100 ग्राम से इसका कितना मास बनेगा ये बात पूछा है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा सबसे पहले C2H4 के लिए अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं, मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना आएगा 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 24 प्लस 4 कितना 28 ग्राम, बराबर है कि नहीं। यहां पर N जो लिखा है उससे मतलब नहीं है, पॉलीमराइज का मतलब क्या है, पॉलीमर शायद तुम लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा, वो क्या होते हैं जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर के एक बड़े हम लोग यूनिट बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। जैसे कि मान लीजिए एक हाथ दूसरा हाथ को पकड़ा, फिर दूसरा हाथ तीसरे हाथ को, तीसरा चौथे को, जैसे एक लंबी चेन बनेगी, बराबर है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, और मॉलिक्यूल क्या है अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। अभी यहाँ पर एक केवल मॉलिक्यूल कौन है C2H4, यहाँ पर ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं
मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4 होल n, वो कितना आएगा बेटा, n टाइम्स, क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ C2H4। C2H4 का कितना है 28, तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 28n, समझे कि नहीं, क्योंकि n क्या है बाहर, मतलब इसके n टाइम्स तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट है इसका, समझे कि नहीं। चलिए ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके मोल्स निकालें, क्योंकि मास दिया हुआ है 100 ग्राम मास दिया है, तो मोल्स कितने होंगे बेटा, C2H4 के 28 से डिवाइड कर दिया 28 ग्राम से, तो मोल्स कितने आ गए 100/28। देखना ध्यान से बेटा, इसके n मोल से इसके कितने मोल बनते हैं 1 मोल, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसके n मोल से इसके कितने मोल्स बनते हैं 1 मोल, तो एक मोल से कितने मोल्स बनेंगे 1/n, कितने मोल्स 1/n, मोल्स हैं कितने 100/28, 100/100/28, तो इतने मोल्स ऑफ पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा, पॉलीथाइलिन, बराबर है कि नहीं। पूछा क्या है, मास, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, C2H4 होल n के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका इनटू कर दो, क्या 28n से, तो यहां पर तो मास जो है, इसका जो मास है वो कितना आ जाएगा बेटा, इसके मोल्स को क्या कर दें, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, इनटू 28n, n से n कैंसिल हो गया, 28 से 28 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 100 ग्राम, बराबर है कि नहीं, तो तुम्हारे पास आंसर है 100 ग्राम। ये भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपस में जुड़ करके उतना ही तो बन रहा है, बराबर है कि नहीं, तो मास क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए, अगर 100 ग्राम लेकर के चले थे तो फाइनल मास भी कितना होना चाहिए 100 ग्राम होना चाहिए, अगर ये लगा पाए तो अच्छा है, वरना तरीके से जा सकते हो। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं, चलिए फटाफट नोट करो इसको। रब्बा मेरे रब्बा, जय गणेश जय गणेश, गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेव, एक दंत दैवनी चार भुजाधारी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट नीड टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑक्सीजन। सबसे पहले तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से जानो, KClO3। KClO3 को हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनता है, KCl प्लस O2, क्या बनता है KCl प्लस O2, और कितना, रिएक्शन को बैलेंस करो, ये कितना आ जाएगा 3/2। क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या दिया है देखो, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर ऑक्सीजन, तो यहां पर एनटीपी के ऊपर दिया है, तो मोल्स निकालने ऑक्सीजन के, वो कितने होंगे 11.2/22.4, मतलब 1/2 मोल्स। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन के 1/2 मोल्स बनाने के लिए KClO3 के कितने मोल्स चाहिए, ये बात पूछा है। तो यूनिटरी मेथड ही है, क्या बोलोगे कि 3/2 मोल्स बनाने के लिए इसके कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल, क्या ऐसे चले जाओगे यूनिटरी मेथड से, 3/2 मोल O2 के लिए कितने मोल्स KClO3 की जरूरत है, 1 मोल KClO3 का, तो 1 मोल O2 के लिए KClO3 के कितने मोल्स चाहिए, 2/3 मोल्स ऑफ KClO3, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स बने हैं 1/2, तो 1/2 मोल O2 के लिए KClO3 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे बेटा, 2/3 इंटू 1/2, मतलब 1/3 मोल KClO3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब एक काम करते हैं, DPP 9 को डिस्कस करते हैं, फटाफट इसको नोट करिए, फिर DPP 9 डिस्कस करें।
चलिए अब डीपीपी 9 को डिस्कस करते हैं। पेंडिंग डिस्कशन सारा का सारा खत्म करें आज। चलिए देखिए डीपीपी 9 में क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंसेज इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता था कि अगर दो एलिमेंट्स हैं वो मिल करके तुम्हारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट अगर कंपाउंड्स बनाते हैं तो एक अगर एलिमेंट का मास फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट के जो मास का रेशियो होगा वो तुम्हारे सिंपल होल नंबर्स या फिर इंटीजर्स का रेशियो होगा। बराबर है कि नहीं? यही बात बोली थी कि अगर दो एलिमेंट्स मिल करके तुम्हारे दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें किसी एक एलिमेंट का अगर हम मास सेम कर दें तो बाकी जो दूसरे एलिमेंट का मास का जो रेशियो है वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर्स का रेशियो होगा। तो सबसे पहले तो यहां पर अगर दो ऑप्शंस दिए हैं, सॉरी अगर हर ऑप्शन में दो कंपाउंड दिए हैं तो उनके अंदर नंबर जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले ऐसा तो केवल एक ही ऑप्शन है, अगर तुक्का भी लगाओगे बेसिक डेफिनेशन भी याद होगी तब भी क्या है? ऑप्शन एक ही है। क्या? कार्बन ऑक्सीजन और ऑप्शन 1 कौन सा? CO और CO2। दो एलिमेंट्स मिलकर के कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, हाँ है ना? यहां पर पहले के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या है? 12:16। किस रेशियो में है? 12:16। दूसरे में किस रेशियो में है? 12:32। कार्बन का मास सेम है तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो 16:32 मतलब सिंपल 1:2 का रेशियो आ गया। सिंपल होल नंबर का रेशियो है, तुम्हारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। जबकि ऑप्शन बी में क्या है? H2O और D2O है। यहां पर तो एलिमेंट्स ही सेम नहीं है। बराबर है कि नहीं? एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए। तीसरा क्या है? NaCl और NaBr। आइसोटोप बताया था मैंने कि आइसोटोप्स के केस में तुम्हारा लॉ ऑफ कोई भी जो लॉज है ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? फिर सी ऑप्शन NaCl और NaBr, उसमें भी नहीं है। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान से सुनो। 1 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए का कोई ऑक्साइड है, इसका कितना? 1 ग्राम। मान लेते हैं AO क्या है? उसका ऑक्साइड है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, तो AO क्या है? उसका ऑक्साइड है। कंटेन्ड 0.5 ग्राम ऑफ A। अगर इसका 1 ग्राम है, इसमें से A का मास कितना है? 0.5। तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 1 में से 0.5 निकाल दो तो 0.5। ओके, अब आगे देखो क्या दिया है? 4 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड। फिर कोई दूसरा ऑक्साइड है, उसका मास कितना? AO2। इस टाइप से मान ले कोई दूसरा ऑक्साइड। ओके, 4 ग्राम, इसका जो 4 ग्राम है इसके अंदर A का मास कितना है? 1.6 ग्राम। तो जो ऑक्सीजन है वो उसका मास कितना हो जाएगा? 4 में से 1.6 घटा दो तो कितना आएगा बेटा? 2.4 ग्राम। बराबर है कि नहीं? तो ध्यान से देखना, क्यों पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि A और ऑक्सीजन मिल करके दो क्या कर रहा है? अलग अलग ऑक्साइड बना रहा है। बराबर है कि नहीं? तो पहले वाले में और दूसरे वाले में हम क्या बोलेंगे? A और O का मास का रेशियो क्या है? 1/1। यहां पर A और मास का रेशियो, A और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है बेटा? 1.6:2.4। मतलब 4 से कैंसिल हो रहा है ये, 4 4 16, 4 6 24, मतलब 2/3। एक एलिमेंट का मास सेम कर दो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर A का मास 2 है, यहां पर भी अभी 2 है, तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो यहां पर दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो वो कितना हो जाएगा? O1/O2। दोनों कंपाउंड्स में यहां पर रेशियो कितना? 2 और वहां पर कितना? 3। तो क्या है? ये सिंपल होल नंबर्स का रेशियो है। इसका मतलब ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है? जो पहले क्वेश्चन में था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये भी क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारे पास थर्ड क्वेश्चन पूछा है किसके अंदर मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है? क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, अलग अलग कंपाउंड्स हो और मास का रेशियो क्या हो? तुम्हारा सिंपल होल नंबर का रेशियो हो। तो ध्यान से देखना, केवल एक ऑप्शन है जहां पर तुम्हारे सेम एलिमेंट से मिलकर के दो अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं।
देखो ऑप्शन सी, कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बन रहा है, CuO और Cu2O, बराबर है कि नहीं। तो सिंपल होल नंबर का रेशियो यहां पर आएगा, जबकि दोनों एलिमेंट्स क्या है वहां पर सेम है, जबकि बाकी के किसी भी ऑप्शन में अगर ध्यान से देखोगे तो एलिमेंट ही सेम नहीं है, समझे कि नहीं, क्या एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो तुम्हारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली ओरली करने वाले क्वेश्चन थे। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल ऑफ CuO obtained by different methods were found to be same. This illustrates the law of, याद करो क्या बताया था कि क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO को हम अलग अलग तरीके से बना रहे हैं और उसके अंदर जो कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है वो सेम है, ऐसा कौन सा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसका डेफिनेशन क्या था कि कोई कंपाउंड है उसको तुम चाहे किसी भी तरीके से प्रोड्यूस कर लो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हमने कैसे डिफाइन किया था कि कोई अगर कंपाउंड है उसको चाहे तुम किसी भी मर्जी से किसी भी मेथड से प्रिपेयर करो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर्स का रेशियो है, वही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना। मल्टीपल में क्या है, सेम एलिमेंट्स मिलकर के मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं। कांस्टेंट में क्या है, वो कंपाउंड सेम बनता है लेकिन किसी भी तरीके से बन सकता है। समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 सैंपल्स ऑफ लेड ऑक्साइड, देखिए ध्यान से, 2 सैंपल्स ऑफ लेड ऑक्साइड वर सेपरेटली रिड्यूस्ड टू मेटेलिक लेड बाय हीटिंग इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन। लेड के मतलब लेड का सबसे पहले सिंबल क्या होता है बेटा, Pb, एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में, इसके 2 ऑक्साइड हैं, जैसे यहां पर कोई एलिमेंट था ऐसे ही उसकी क्या है 2 ऑक्साइड्स हैं। ओके, द वेट ऑफ लेड फ्रॉम 1 ऑक्साइड वाज हाफ द वेट ऑफ लेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर ऑक्साइड। दोनों ऑक्साइड के अंदर जो लेड मिला उसका जो मास है वो क्या है, एक पहले एक दूसरे से हाफ है। इसका मतलब ये कौन सा लॉ को बता रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अलग अलग ऑक्साइड्स हैं उनके अंदर लेड का रेशियो क्या है, 1:2 का है या फिर 2:1 का है, जिसके हिसाब से रेशियो निकालना चाहो। तो ये भी क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो काफी क्वेश्चंस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के आए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, किसके हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है तुम्हारे पास Na के बराबर। एवोगैड्रो नंबर किस चीज के बराबर होता है, Na, या फिर हम बोले 1 मोल के बराबर, बराबर है कि नहीं। 1 मोल तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 1 मोल एटम हो सकते हैं, 1 मोल या फिर 1 ग्राम एटम हो सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 1 ग्राम आयन हो सकते हैं। इन सब का मतलब क्या है 1 मोल, और ये किसके बराबर होता है, Na के बराबर। तो ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी। क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो तुम्हारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या कि तुम्हारा 1 मोल, और 1 मोल के अंदर ही कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। चलिए देन मतलब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ओरली क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन in the various order of nitrogen in the various oxides of nitrogen prove that। बेटा क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन का जो अलग अलग प्रोपोर्शन है हर एक अलग अलग ऑक्साइड में, वो किस चीज को प्रूव करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। याद करो, 2 एलिमेंट्स मिल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के अलग अलग ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे मान लो NO है, NO2 है, बराबर है कि नहीं, 2 अलग अलग ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। तो यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है, सबसे पहले नाइट्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास कितना है, 14:16। सेकेंड ऑक्साइड के अंदर कितना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, 14:32। तो अगर नाइट्रोजन का मास सेम है तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो 16:32, मतलब क्या है, सिंपल होल नंबर्स का रेशियो है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर काफी बच्चों को डाउट था, डिस्कस करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है बेटा, दो एलिमेंट्स x एंड y, x और y क्या है, दो एलिमेंट्स हैं। ओके, x एंड y तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स दिए हैं। हैव एटॉमिक वेट्स, इनका एटॉमिक मास दिया है, इसका मास दिया है 14 और इसका मास दिया है कितना, 16। ओके, दे फॉर्म ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, वो कई कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं x और y मिलकर के। कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, उसने बोला है A B C D E, 5 कंपाउंड्स हैं A B C D E, बराबर है, बिल्कुल बना सकते हैं। याद करो मैंने बताया था ये भी चीज, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के तुम्हारे कई कंपाउंड्स बना सकते हैं, है ना। तो पक्का ये पता चल गया कि अगर ऐसा है तो कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, x एंड y इज प्रेजेंट इन द रेशियो, यहां पर इन सबके अंदर किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:2, 2:2, 3:4:5, बराबर है। ओके, इफ द कंपाउंड A हैज, फर्स्ट कंपाउंड के अंदर जो A कंपाउंड है इसके अंदर x:y का रेशियो कितना है, 1, मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास, और आगे क्वेश्चन में दिया है कि 28, इफ कंपाउंड A हैज 28 पार्ट्स ऑफ वेट, पार्ट्स बाय वेट ऑफ x:y में तुम्हारे पास x का कितना मास है 28 A कंपाउंड के अंदर, फर्स्ट कंपाउंड में, और y का मास कितना है 1:1 में, कितना 28 तुम्हारे पास 28 ग्राम जो x है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 16 ग्राम y के साथ, बराबर है। ये फर्स्ट A कंपाउंड के अंदर है। ओके, फिर आगे देखिए, लैंग्वेज से जाना, लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, हैज 28 पार्ट्स बाय वेट ऑफ x एंड 16, ठीक है। देन द कंपाउंड C विल हैव 28 पार्ट वेट ऑफ x एंड, तो जो C कंपाउंड है उसके अंदर तुम्हारे पास जो x और y होगा उनके मास का रेशियो किस रेशियो में है, 3:1, बराबर है। 3:1 का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहां पर इसने क्या बोला है कि तुम्हारा जो 28 ग्राम x है वो कितने तुम्हारा y ग्राम के साथ तुम्हारा कंबाइन करेगा बेटा, देखो तुम्हारा जो कितने के साथ करेगा, 3:1 के रेशियो में है, मतलब तुम्हारा 16 3 कितना 48, तो 48 ग्राम y के साथ कंबाइन करेगा। डायरेक्टली आंसर आ गया, बराबर है कि नहीं, क्या 16 3 48 होता है, 48 ग्राम ऑफ y के साथ। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लैंग्वेज जैसे ही पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से। फिर से समझा रहा हूं, देखना ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में, x और y दो एलिमेंट्स हैं, क्या x और y दो एलिमेंट्स हैं, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में कंबाइन होकर के कई कंपाउंड्स बना रहे हैं A B C D E, उनके अंदर आपस में जिस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं x और y, वो क्या है 1:2 3 4 5, ठीक है। पहले कंपाउंड में क्या दिया है कि 28 ग्राम x कितने ग्राम y के साथ कंबाइन होता है, तुम्हारा 1:1 के रेशियो में, तुम्हारा अगर ये 28 ग्राम होता है तो ये 16 ग्राम। तो तुम्हारे सी कंपाउंड के अंदर पूछा है, तो बोला कि तुम्हारे पास सी कंपाउंड के अंदर 28 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा, 3:1 का रेशियो है, मतलब 3 टाइम्स कंबाइन करना चाहिए y, तभी 3 टाइम्स करेगा। 3 टाइम्स मतलब 16 ग्राम का कितना, 3 टाइम्स 48, बराबर है कि नहीं। या फिर क्या करते, 28/16 इक्वल्स टू, तुम्हारे पास क्या करते हैं 3:, तुम्हारे पास उसका जो रेशियो बोला है, ठीक है, क्रॉस सॉरी, तुम लोगों ने ये जो बेसिक मैथमेटिक्स लगाओगे उससे भी सोल्व कर सकते हो, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ में आ जाएगी तुम्हारे पास 3:1 के मतलब 48 ग्राम, मैं क्यों सोल्व करूं बेसिक मैथमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट अब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के 2 ऑक्साइड बना रहे हैं, कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO2,
ओके, in which the ratio of the weight of carbon and oxygen is respectively 12:16 and 12:32. इनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है? 12:16 और ये तुम्हारे पास दिया है 12:32. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आसान क्वेश्चन नहीं है, तो डायरेक्टली तुम्हारा सिंपल स्टेटमेंट है कि दो एलिमेंट्स मिलकर के अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, एक एलिमेंट का मास सेम है, दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालोगे ऑक्सीजन का तो 16:32 मतलब 1:2. सिंपल होल नंबर का रेशियो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. चलिए सिंपल है. चलिए, कई बच्चों के डाउट थे कि सर लॉज के ऊपर क्वेश्चन दीजिए, तो लीजिए सारे के सारे जो डीपीपी है वो पूरा तुम्हारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर ही है, सारे क्वेश्चन वही है. क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या है? ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है. ओके, हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन. बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो फॉर्मूला भी दिया है क्या? CaCO3. ओके, उसके अंदर कैल्शियम का परसेंटेज कितना है? 40%. कार्बन का परसेंटेज बोला है 12% और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना? 48%. इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर लॉ ट्रू है, देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर सोर्स विल बी. क्या बोला है? अगर 4 ग्राम किसी सैंपल से कैल्शियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करेंगे, तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था कि तुम्हारे पास किसी कंपाउंड को तुम अपने मर्जी चाहे तरीके से तुम ऑब्टेन कर लो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो सिंपल होल नंबर्स का रेशियो होगा. सॉरी, वो तुम्हारे पास वो जो गलत स्टेटमेंट बोल दिया क्या, कि अगर तुम किसी कंपाउंड को जिस मर्जी चाहे तरीके से ऑब्टेन कर लो, उसके अंदर जो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है. बराबर है कि नहीं? अब ये तुम्हारे पास जो दिया है 4 ग्राम CaCO3, क्या 4 ग्राम CaCO3 के अंदर क्या पूछा है? कैल्शियम का परसेंटेज. तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को अगर फॉलो करवाते हैं तो कैल्शियम का परसेंटेज तो चेंज नहीं होना चाहिए. तो 4 ग्राम के अंदर परसेंटेज कितना होना चाहिए? 40%. तो 4 × 40/100 आंसर आ गया. 4 4 16, 16/10 मतलब 1.6 ग्राम कौन होगा? कैल्शियम. बराबर है कि नहीं? आसान क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान क्वेश्चन है. यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है, देखो ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? n ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस x, x कोई सब्सटेंस है, उसका कितना मास? n ग्राम. और दूसरा सब्सटेंस है रिएक्ट विथ m ग्राम ऑफ y. दो सब्सटेंसेस हैं x और y. x का कितना ग्राम? n ग्राम. y का कितना ग्राम? m ग्राम. ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म, तुम्हारे पास दो सब्सटेंस बना रहे हैं. वो कौन कौन से? R and S. वो कौन कौन से सब्सटेंस बना रहे हैं? R and S. और R का कितना मास है? इसका मास है P ग्राम और इसका मास है Q ग्राम. दिस रिएक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड. तो यहां पर ये जो इलस्ट्रेटेड बोला है वो यहां पर ये रिएक्शन लिखा हुआ है, x + y converting into R + S. Okay. The relation which can be established in the amounts of product and reactants. Reactants और product के अंदर क्या रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ. तो जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना मास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट्स का मास होना चाहिए. रिएक्टेंट्स का कितना मास है? n + m. रिएक्टेंट्स कौन है? x और y. उनका मास कितना है? n और इसका m. वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए. प्रोडक्ट यहाँ पर R और S है. प्रोडक्ट R का मास कितना है? P. और जो प्रोडक्ट S है उसका मास कितना है बेटा? Q. तो n + m = P + Q. ये रिलेशन स्टेब्लिश हो गया. ठीक है, आसान क्वेश्चन था. ओके, देन नेक्स्ट. आई थिंक और तो तुम लोगों ने कोई डाउट नहीं पूछा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर
13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो चलिए ये तो नहीं बताऊंगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द टू कंपाउंड्स, ये भी नहीं बताऊंगा। तो बाकी के तीनों क्वेश्चंस अभी भी डाउट है तो पूछना, ठीक है। तो ये हम लोग का डीपीपी 9 डिस्कस हो गया। आई होप डाउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाकी के अगर शुरुआत के क्वेश्चंस जो हैं उसी के टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, तो अभी सॉल्व हो जाएंगे अगर किसी से नहीं हुआ है तो, और अगर नहीं हुआ है तो मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं, चलिए गुड नाइट।